अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। ग्रेड 9th क्लास के एक और टॉपिक के साथ ट्यूटर ऑनलाइन में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th के चैप्टर 3 डायनामिक्स में से हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली क्या है। मोमेंटम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले भी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम रिपीट कर लेते हैं कि एक्चुअली मोमेंटम क्या था। हम फिज़िक्स में मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्चुअली मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, यानी p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हम पहले भी एक लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक the momentum of an isolated system of two or more than two interesting bodies remain constant। इसके कहने का मतलब है अगर दो बॉडी आपस में इंटरेक्टिंग हो रही हो, यानी उनका कोलिजन हो रहा हो टू डिफरेंट बॉडीज का, तो उनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये कैसे मुमकिन है कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट रहे। तो हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज़ मौजूद हैं। एक को हमने m1 यानी कि मास 1 का नाम दे दिया, दूसरे को हमने m2 और मास 2 का नाम दे दिया। m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे u1 से, और जबकि m2 की इनिशियल वेलोसिटी जो है बिफोर कोलिजन वो u2 है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी 1 यानी कि m1 का इनिशियल मोमेंटम वो इक्वल टू होगा m1 इंटू u1, यानी कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी 1 का, यानी m1 का। इसी तरह से m2 का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो हमारे पास m2 इज इक्वल टू m2 इंटू u2, यानी मास 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 2 यानी कि u2। तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन हमने m1 और m2 के इनिशियल मोमेंटम को डिस्कस किया, जैसे कि इस डायग्राम के पार्ट ए में आप देखें बिफोर कोलिजन जो मौजूद है। तो एट कोलिजन क्या होता है कि m1 मास 1 बॉडी 1 क्या है कि कोलिजन हो जाता है इनका m2 के साथ, यानी कि बॉडी 2 के साथ। तो इसके कोलिजन के नतीजे में हमारे पास फाइनल मोमेंटम जनरेट होगा m1 का और m2 का, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया। आफ्टर सम टाइम्स m1 मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। According to Newton's third law of motion, m1 exert an equal and opposite reaction force on m1। तो एक्चुअली उसके कहने का मतलब ये है कि जब कोलिजन होती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैव रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम रिकग्नाइज कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं v1 और v2। v1 m1 के लिए यानी कि मास 1 के लिए, और v2 हमारे पास m2 यानी मास 2 के लिए। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 1 यानी कि m1 क्या बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू m1 इंटू v1,
जबकि फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 हमारे पास बन जाएगा m2 इंटू v2 आफ्टर कोलिजन। इसी डायग्राम में आप अगर सी में देखें, सी डायग्राम को देखें, आफ्टर कोलिजन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारे पास इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 हो गए दोनों ऑब्जेक्ट की टकराने के बाद। तो कोलिजन के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास मोमेंटम या टोटल मोमेंटम क्या जनरेट हुआ। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज, अगर टोटल हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ मास 1 और मोमेंटम ऑफ मास 2 को हम ऐड अप कर लेंगे, यानी जमा कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा m1v1 बॉडी 1 या मास 1 के लिए क्या था मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, प्लस m2v2 यानी कि मास 2 का फाइनल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की तब्दीली का जो कानून है हमारे पास, उसको अगर हम देखें तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो हम क्या करते होते हैं कि बिफोर कोलिजन जिनके टकराव से पहले का जो मोमेंटम हो उन दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं ताकि हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाए, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम बनता है दोनों बॉडीज़ का, उसको भी हम ऐड अप करके एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज, यानी कि ये इक्वल ही होगा और इक्वल ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि इक्वेशन नंबर 3.17 के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फ़ौरन बाद हमारे पास चैप्टर 3 का यानी कि डायनामिक्स का अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या और फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसके डिसएडवांटेजेस या इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। The force that opposes the motion of moving object is called friction. किसी भी बॉडी की ऐसी फोर्स जो उसको हरकत देने पर अपोजिट साइड पे एक्ट करती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर उसको हम मूव करना चाहते हैं तो हमारी लगाई गई फोर्स के अपोजिट फोर्स में एक फोर्स जनरेट होती है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर हम बॉडी ऑलरेडी मूविंग में है, अगर उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं तो भी हमारे पास अपोजिशन फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होती है। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स पैदा कैसे होती है और ये ज़रूरी क्यों है। अब जब दूसरी डायग्राम में आपको देखें, यहाँ पे जूम करके दिखाया गया कि दो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स मौजूद है, इनकी सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट है, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस को अगर आप क्लोजअप देखें तो सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से यहाँ पे सरफेस क्या है हमारे पास जिग जैग है, जिसकी वजह से ये बॉडी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं, और जब इसको मूव करने की कोशिश करते हैं या स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ती है कि इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए, या फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही बॉडी स्लाइड कर सकेगी। तो ये तो जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया फ्रिक्शन का। अब हम इसकी इक्वेशन भी ड्राइव कर लेते हैं और इसमें जो जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड में देखें, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली अप्लाई की जाने वाली फोर्स के बराबर होती है जब हम किसी बॉडी को हरकत देना चाहते हैं। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही हम अपनी फोर्स जो हम लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर उसको ज़्यादा करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होती है, लेकिन एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं डेफिनेटली उसकी एक फ्रिक्शन वैल्यू हमारे पास होती है जिसको हम कांस्टेंट फ्रिक्शन भी कह सकते हैं।
इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो सकती। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नाउन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की, जिसमें ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, आयरन हो सकता है, रबर, कंक्रीट, स्टील, मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी कोई ना कोई एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। उसको हम आमतौर पर फिजिक्स में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या उसको हम एफ एस से ज़ाहिर करते हैं, या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं दूसरे लफ्जों में। तो अगर हमारे पास एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन between the two surfaces in contact. The ratio between the force of limiting friction and the normal reaction R is constant. Actually, static friction या limiting friction और रिएक्शन यानी कि आर, जब वो हरकत में आ जाए उसको रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसकी जो रेशो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। Thus the mu is equal to limiting friction over reaction यानी कि R। या फिर हम अगर कहें कि हमें अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन मालूम करनी है तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। इफ एम बी द मास ऑफ द ब्लॉक, अगर हम फर्ज कर लें कि एम हमारे पास मास है किसी ब्लॉक का, देन फॉर हॉरिजेंटल सरफेस, तो उसकी हॉरिजेंटल सरफेस के लिहाज से हम फ्रिक्शन कुछ इस तरह से मालूम कर सकते हैं, या उसका रिएक्शन जो है ना इस तरह से मालूम कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हमारे पास एम जी क्या है, मास ऑफ अ बॉडी या मास ऑफ अ ब्लॉक इनटू जी। जी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व कर लें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन जी। यानी कि किसी भी बॉडी को हरकत देनी हो तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ के फोर्स लगाएंगे, तभी ही बॉडी हमारे पास हरकत में आएगी। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल हैं। कुछ आम मटेरियल जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं उनके कोफिशिएंट दिए गए हैं। इनकी ग्लास एंड ग्लास, यानी कि एक ग्लास को दूसरे ग्लास के ऊपर अगर हम स्लाइड कराना हो, यानी कि एक शीशे को दूसरे शीशे के ऊपर स्लाइड कराना हो, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 0.9। अगर ग्लास को मेटल के ऊपर स्लाइड कराना हो तो उनकी जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अराउंड 0.5 से 0.7 तक होगा। इसी तरह से सबसे ज़्यादा आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है टायर एंड रोड, उस हालत में जब ये ड्राइव होता है। डेफिनेटली हम डिफरेंट व्हीकल्स पे सफ़र करते हैं, मोटर बाइक पे, कार पे, तो उनके हमारे पास रोड और हमारी कार के चलने के दरमियान जो सरफेस कांटेक्ट होता है वो टायर्स का होता है। तो टायर और खुश्क रोड, ड्राई, उसके दरमियान जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है वो होता है, हमारे पास की वैल्यू होती है 1। तो फ्रिक्शन, उम्मीद करता हूँ कि फ्रिक्शन का टॉपिक भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।